वेलकम एवरीवन। आज हम बीएसटीसी के ओल्ड पेपर में जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे उनको सोल्व करने जा रहे हैं। इन सभी क्वेश्चनों को हम एक ही क्लास में सोल्व करेंगे ताकि आपको इजीली टीचिंग एप्टीट्यूड समझ में आने लगे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आपको कक्षा को प्रेरित करना है तो आप क्या करेंगे। आप लगातार बच्चों की प्रशंसा करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है, टीचर स्टूडेंटों के लिए मॉडल होता है। जो टीचर करता है बच्चे उसी की नकल करते हैं। तो आपको अपनी वेशभूषा, अपनी बातचीत, हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। टीचर का व्यक्तित्व बच्चों को बहुत ज़्यादा परफेक्ट बना देता है और बिल्कुल डाउन भी गिरा देता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों के साथ किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है। और आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप बच्चे ने अच्छा काम किया उसको पॉजिटिव फीडबैक देते हो तो बच्चा वही काम बार बार करता है। तो इसमें पूछ रहा है कि हमेशा आप विद्यार्थी की प्रशंसा गलत, हमेशा आप नहीं करेंगे। बच्चे उससे फिर बोर होने लगते हैं कि ये टीचर ऐसे ही करता है। दूसरा, आप हमेशा विद्यार्थियों की आलोचना करेंगे। आलोचना, नकारात्मकता, बच्चों को लेबलिंग करना, उनको ऐसे ग्रुप में डिवाइड करना ताकि उस पर टीचर ध्यान नहीं दे, ये सब गलत है। उसके बाद तार्किक रूप से प्रशंसा और आलोचना। आप में तार्किकता होनी चाहिए कि बच्चे की कब पॉजिटिव फीडबैक की ज़रूरत है, कब बच्चे को नेगेटिव फीडबैक देकर उसे सही राह में लाना है। यदि बच्चा कुछ गलत कर रहा है या उसको समझ में नहीं आ रहा तो उसको ऐसी विधि से समझाना है कि उसको क्लास में एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर सके। यदि वो नकारात्मक सोच वाला बच्चा है तो उसको कुछ हद तक आप समझा सकते हैं, उसके घर वालों से बातचीत कर सकते हैं। बट आपको इस पर तार्किक सोच होना चाहिए आपकी कि आपको कब पॉजिटिव फीडबैक और कब नेगेटिव देना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन है, कक्षा में एक नया छात्र शिक्षक से अपना परिचय देने के लिए कहता है तो इसमें आप क्या करेंगे। संक्षेप में अपना परिचय देंगे और विद्यार्थी से भी अपना परिचय देने को कहेंगे। सबसे सही आंसर है, क्योंकि आपको खुद का परिचय भी संक्षेप में देना था आप अपनी क्लास को एक इंट्रोडक्शन भी दे सको और क्लास को कम टाइम में इंट्रोडक्शन देकर आप पढ़ाई में रेगुलरली जोड़ सको। उसके बाद होता है कि आपको स्टूडेंटों का भी इंट्रोडक्शन लेना ज़रूरी होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है इसमें कि एक शिक्षक छात्रों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है अधिकार की शक्तियों का उपयोग करके। अधिकार की शक्तियों का उपयोग करके सिर्फ आप नियंत्रित कर सकते हो बच्चों को, जो कि बिल्कुल गलत है। बच्चों के साथ आपको मित्रवत रहना होता है, तब वो अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताते हैं और आप उनको सोल्व कर पाते हो, तभी बच्चे आपकी पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो पाते हैं। दूसरा, उनके लिए मार्गदर्शक, मित्र और सूत्रधार बनकर, ये सबसे करेक्ट आंसर है। आपको उनका मार्गदर्शक बनना है, उनको जब ज़रूरत हो उनको मार्गदर्शन देना है। उनको सूत्रधार, आपको उनकी प्रॉब्लमों में उनको सोल्यूशन करना है, उनका मित्र बनना है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम आपको बता सके। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक प्रक्रिया के निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयोग है। ये एक पारिस्थितिकी जन्य प्रक्रिया है। कोई परिस्थिति होती है तब शिक्षण होता है, गलत। एक कार्याभिमुख की प्रक्रिया है, सिर्फ कार्याभिमुखी कार्य नहीं है कि आपको क्लास में जाना है, पढ़ाई करना है, ये शिक्षण है। उसके अलावा ये एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। पहले पुराने टाइम में जो शिक्षण होता था उसमें क्या होता था कि टीचर आता था, व्याख्यान देता था और चला जाता था। इसमें बच्चे बिल्कुल डिएक्टिवेटेड होते हैं, उनको कितना समझ में आया ये टीचर को कभी पता नहीं चलता था। पर आजकल जो शिक्षण है अंतःक्रियात्मक प्रकार का होता है, जिसमें टीचर को बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है। उसे पता होना चाहिए कि बच्चे किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, क्या उनको समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है। तो शिक्षण एक अंतःप्रक्रियात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाषा कौशल का विकास करना। क्या सिर्फ भाषा कौशल का विकास करना शिक्षा है। बच्चे भाषा तो घर पे रहकर भी सीख जाते हैं। दूसरा, सामाजिक नागरिकता का विकास। बच्चों में सामाजिक नागरिकता का विकास करना ही क्या शिक्षा है। सामाजिक नागरिकता बच्चे समाज में रहकर सीख जाते हैं। तीसरा है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व जिसमें सामाजिक नागरिकता, बच्चों की अच्छी आदतें, बच्चों का अच्छा व्यक्तित्व सब कुछ आते हैं, वो सभी बच्चों का अच्छे व्यक्तित्व के लिए होती है शिक्षा। तो ये होता है सही आंसर, व्यक्तित्व का विकास। इसके अलावा बालिका शिक्षा आवश्यक है। बालिकाएँ अब आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेंगी, वे आधुनिक हो जाएंगी। बालिकाओं को भी प्रतिभा का उपयोग के अवसर प्राप्त होंगे। बालिका समाज के बंधन से मुक्त होगी। देखो, बालिकाओं की शिक्षा के लिए सभी ऑप्शन सही है। बालिका समाज के बंधनों से भी, अपने आप को रूढ़िवादियों से भी मुक्त कर पाएगी, वो अपनी आगे वाली पीढ़ियों को भी पढ़ा पाएगी। पर सबसे ज़्यादा है कि उनमें जो प्रतिभा छुपी हुई है उनको प्रोत्साहित करने का उनका एक अवसर मिलेगा। इसके अलावा है, एक शिक्षक की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण। यदि एक शिक्षक सफल होता है जब उसके सारे विद्यार्थी सफल होते हैं, और शिक्षण तभी विफल माना जाएगा तब उसके विद्यार्थी असफल होते हैं। तो एक शिक्षक की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक, पारस्परिक संबंध, विषय के ज्ञान पर अधिकार का अभाव, मौखिक क्षमता, छात्रों के साथ सख्ती। यदि आप छात्रों के साथ सख्ती करेंगे, नकारात्मक व्यवहार रखेंगे तो बच्चे कभी भी आपकी क्लास में रुचि नहीं लेंगे, ना वो आपसे पढ़ पाएंगे, ना कभी वो सफल हो पाएंगे। तो वो आपकी विफलता का कारण है। बच्चों के साथ आपको मित्रवत रहना है। शिक्षण की पूर्ण क्रियात्मक अवस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया जाता है। शिक्षण विधियाँ, विषय वस्तु अनुभव, विषय सामग्री एवं विधियाँ,
अधिगम, विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ और अध्यापक और विद्यार्थियों की वास्तविक क्रियाएं। तो इसमें आंसर आएगा विषय वस्तु, अनुभव, विषय सामग्री और विधियाँ। शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक प्रक्रिया। पूर्व क्रियात्मक प्रक्रिया वो चीज़ होती है कि आपको शिक्षण के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि किस प्रकार के अधिगम सामग्री हमें, वो मॉडल, चार्ट, बोर्ड किसका यूज कहाँ करना है, हमारा ज्ञान का लेवल कितना है। यदि हमारे ज्ञान में कुछ कमी है तो उसको, उन त्रुटियों को सही करके फिर स्टूडेंटों को सामने देना है, क्योंकि उनके लिए जो आप ज्ञान उनको देंगे वही सत्यार्थ होता है। तो आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। इसके अलावा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक छात्र अपनी समस्याओं को अपने शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है। वह उस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर जाता है। शिक्षक को क्या चाहिए? छात्र के माता पिता से संपर्क करे, उसकी समस्या का समाधान करे, उससे कहे कि जो भी बात है विद्यालय में करे, घर ना आए। तीसरा, प्राचार्य के संपर्क करे और उस समस्या का समाधान करे, उचित सहायता प्रदान करे और नैतिक उत्थान करे। आपका सबसे अच्छा ऑप्शन है कि उचित सहायता देनी है और नैतिक उत्थान करना है। आपको एक इंसानियत के तौर पे बच्चों से व्यवहार बना रखा है, उसी जैसे बच्चे आपके पास आते हैं। हो सकता है उनकी ऐसी प्रॉब्लम हो जो अपने माँ बाप के सामने या किसी और के सामने वो शेयर नहीं कर पाते हो, लेकिन आपसे वो कह सकते हैं, आपसे वो झिझकते नहीं। तो आपको उनकी समस्याओं का समाधान करना है और एक नैतिक, एक इंसानियत के तौर पर आप जो उनकी मदद कर सकते हैं उस प्रकार की उनकी मदद करनी है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय की ओर जाते समय कोई अभिभावक आपको रोकता है और अपने बच्चे की प्रगति के विषय में पूछना चाहता है। आप क्या करेंगे? अभिभावक को कहेंगे कि विद्यालय में आकर बात करें, उसकी बात सुनकर उसे आवश्यकता करेंगे कि शीघ्र आप बच्चे की प्रगति रिपोर्ट देंगे, विस्तार से बच्चे की प्रगति के बारे में बताएंगे, समय का ध्यान रखते हुए सधे हुए शब्दों में बच्चे की प्रगति के बारे में बताकर समय का विद्यालय पहुंचने में चेष्टा करेंगे। आपको सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप बच्चों को भी संतुष्ट पेरेंट्स को भी संतुष्ट रखें। तो बच्चे की जो प्रगति है उसके बारे में थोड़ा बहुत मुख्य नॉलेज उनको देकर आप समय को व्यतीत ना करके सही टाइम पर स्कूल पहुंचने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा है, विद्यार्थी उस कार्य, टास्क की ओर आसानी से याद कर लेते हैं जिसकी विशेषता होती है अर्थपूर्णता, समानता, निम्न कठिनाई स्तर और विस्तारिता। यदि आपने कोई टास्क ऐसा बनाया है जिनका स्तर बच्चों के अकॉर्डिंग है, निम्न स्तर है, तो उसको वो आसानी से याद कर लेते हैं। जबकि है ना, किसी अगर दो एक जैसे समानता वाली चीज़ दे दोगे, किसी चीज़ को बड़ा करके दे दोगे, ऐसी चीज़ में ज़रूर नहीं हो याद कर पाए नहीं कर पाए, पर निम्न स्तर देने पर वो ईजिली याद कर लेते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन है, कक्षा के कुछ विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रहने की प्रवृत्ति के संदर्भ में विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति के कारणों का पता लगाना चाहिए। अगर आपके बच्चे क्लास में एब्सेंट रह रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उनकी अनुपस्थिति का पता लगाएं कि क्या कारण है कि बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। उनका फिजिकली, मेंटली जो भी कारण है उसे अपने स्तर पर सुलझाने की कोशिश करेंगे।